अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा और वजारत आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब पता चला कि 35 अरकान कौमी असम्बली और 26 अरकान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा पुरस्रार तौर पर लापता हैं। ये कौन हैं, कहाँ गए हैं, क्या स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये भी शेयर करेंगे कि सदर ममलिकत के अहदे के लिए, चेयरमैन सेनेट के अहदे के लिए, स्पीकर कौमी असम्बली के अहदे के लिए, सूबाई गवर्नरों के लिए, सूबाई स्पीकर्स के लिए दौड़ लगी हुई है। एक घड़मस मचा हुआ है और इस घड़मस में जो सबसे आगे हैं वो पता है कौन हैं? ये वही हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे। ये पुरस्रार बंदे कौन हैं ये भी आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी 3 अदद ट्वीट्स से, और वो तीनों ट्वीट्स जो हैं वो बड़ी अहम हैं। 2 तो सियासी ट्वीट हैं और एक जो है वो सियासत की हदों को काफ़ी आगे क्रॉस कर गई हुई है। पहली ट्वीट तो है राना सनाउल्लाह की, और वो राना सनाउल्लाह खान चूँकि कौमी असम्बली का इंतखाब नहीं जीत सके, कौमी असम्बली में नहीं पहुँच सके, तो मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही थी। कोई कह रहा था जी राना साहब को गवर्नर पंजाब लगा दिया जाए, कोई कहता था कि फ़लाँ ओहदा दे दिया जाए, कोई कहता था फ़लाँ ओहदा दे दिया जाए। तो राना सनाउल्लाह ने एक ट्वीट की है और कहा है कि जी मैं बिल्कुल कोई गैर मुंतखब ओहदा नहीं लूँगा। मैं जब भी अपना किरदार अदा करूँगा, इंतखाब जीतूँगा तो जीत के असम्बली में आऊँगा और अपना किरदार अदा करूँगा, तो लिहाजा मैं किसी गवर्नर शवर्नर का उम्मीदवार नहीं हूँ, मुझे मत कंसीडर किया जाए। ये ट्वीट आपने देखी भी होगी अभी स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक ट्वीट थी जिस पर हमने आपसे बात करनी थी। दूसरी जो ट्वीट है वो इन्हीं की पार्टी के एक और रुकने कौमी असम्बली के जो पहले रह चुके हों और अब तो उम्मीदवार थे और हार गए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े हॉक्स में शुमार होते हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब की जो कामयाबी हासिल ना करना है उसको भी बहुत मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है कि जी ये कैसे इलेक्शन हार गए हैं, ये हार गए हैं या हरवाए गए हैं। अब ये सारे शकूक व शुबात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये सारे शकूक व शुबात इसलिए पैदा हो रहे हैं कि माजी का कुछ रिकॉर्ड ऐसा है। माजी में हमने देखा कि वो जब डॉन लीग्स वाला मामला हुआ तो उसके बाद सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मरहूम, उनको जो है वो वजारत से हाथ धोना पड़े, और उसके बाद फिर जो है वो परवेज़ रशीद साहब, उनके पिछली दफ़ा सेनेट के कागजात ही दाखिल नहीं होने दिए गए। अच्छा, ये दोनों हज़रात कौन थे? फिर परवेज़ रशीद साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो मरियम के सियासी तालीक हैं और एक बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं, लेकिन वो जिस तरह की तर्ज़ सियासत करते हैं वो बहुत सारी जगहों पर पसंद नहीं की जाती उस तरह की सियासत। वही हाल कुछ मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का था, वो भी उसी तरह के आदमी थे। अच्छा, ये जो जावेद लतीफ़ साहब हैं ये भी तकरीबन उसी तर्ज के ही आदमी हैं। इनको हॉक्स में शुमार किया जाता है। ये बड़े शदीद किस्म के एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोगों में इनका शुमार होता है, और ये जब मार खाने का दौर था, जेलें भुगतने का दौर था, तो ये आगे आगे थे, जेलों में गए, मारें खाई, और इनको मरियम नवाज शरीफ का बड़ा अतमाद हासिल है। ये एक अलग बात है। ये ट्वीट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जावेद लतीफ़ साहब का, उसमें ये लिखते हैं कि खुदा करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज़ में अक्सरियत दिलाई गई इसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जिस दिन ये फैसला कर लिया गया इसके अगले दिन बताऊँगा कि धांधली किसके लिए की गई और 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। ये बड़ी अहम ट्वीट है जी जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि जिस मरकज़ में जिसको अक्सरियत दिलाएगी, मरकज़ में अक्सरियत किसके पास है? आज़ाद उम्मीदवारों के पास। किन आज़ाद उम्मीदवारों के पास? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो ये बेसिकली तंज़ कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि जी ठीक है, अगर उनको जिताया गया तो उनको हुकूमत बनाने दी जाए, और वो दुआ कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मरकज़ में हुकूमत में ना आए। और साथ ही उस तंज़ को मज़ीद इजाफा करते हुए कहते हैं कि इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है, और जिस दिन ये फैसला कर लिया गया उससे अगले दिन मैं बताऊँगा कि धांधली किसके लिए की गई और 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अभी बता दें कौन सा आपका कुछ जाना है? जो आपको नुकसान होना था वो तो हो गया है। वो कहते हैं कि भाई पहले ही अंदर है, और कितना अंदर जाएंगे? तो आपको इलेक्शन में से बाहर निकालना था, बाहर निकाल दिया गया। अब और कितना बाहर निकालेंगे आपको? तो आप पहले ही बाहर हैं, तो आप कर दें बात और फिर पता चले लोगों को कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो अच्छा, इससे अगली जो ट्वीट है ना जी, बंदा उसको पढ़ता है, बंदा कहता है यार इस हद तक भी आप मतलब कोई कसीदा खानी या जिसे कहते हैं खुशामद, या मतलब कि
आप एक बंदे को खुशामद करके उसको खुदा न खास्ता पता नहीं कौन सा मकाम देने पे तुल जाते हैं। वो क्या कहूँ, हमारे साफ़ी भाई हैं जी। ये आप ट्वीट देख रहे होंगे, ये ट्वीट है मज़हर बरलास साहब की। पहले मैं आपको मज़हर बरलास साहब का बता दूं कि ये हैं कौन। मज़हर बरलास साहब 1998-99 की बात है। ये रोज़नामा औसाफ के मैगज़ीन सेक्शन में हुआ करते थे जब औसाफ अखबार के एडिटर हामिद मीर साहब थे। मैं उस वक्त रावलपिंडी में ब्यूरो चीफ था रोज़नामा औसाफ का। तो इनसे कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी जब हम मीटिंग वीटिंग के लिए इस्लामाबाद ऑफिस में जाया करते थे। अदरवाइज़ तो हमें रावलपिंडी ऑफिस में बैठते थे। तो ये उस वक्त भी मतलब लिखने लिखाने के शौकीन थे, मैगज़ीन सेक्शन में लिखते थे। बाद में इन्होंने कॉलम भी लिखना शुरू कर दिया। लिखना इनको आता है तो कॉलम इनके कामयाब हुए। कहानी में ट्विस्ट किधर से आया? ट्विस्ट उधर से आया कि जब मज़हर बरलास साहब जो हैं वो अचानक जो है वो उन्होंने तरक्की करनी शुरू कर दी। तरक्की तो ज़ाहिर साहब ही का जी करे, लेकिन तरक्की अगर इस तरह के काम करके करनी है तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है। मज़हर बरलास साहब को देखा गया कि वो काफ़ी अरसे से ना वो पीटीआई को प्यारे हुए हैं, और इस हद तक प्यारे हुए हैं कि वो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तब भी उनके साथ नज़र आते थे अक्सर जगहों पे। और चलें, इसमें कोई हमें कोई इतराज़ की बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया ये बड़ी काबिल इतराज़ है। ये ट्वीट आप देख रहे होंगे मज़हर बरलास साहब की। ये ट्वीट है कि इमरान पर अल्लाह की रहमत है, और कॉलम में लिखा था अडयाला जेल में कोई रात को आता है, इमरान खान को थपकी देकर डटे रहने का हुक्म देता है, कुरानी आयात बताता है। फिर किसी ने बताया कि खान तहज्जुद के बाद खुद कलामी करता है। मैंने अर्ज़ किया खुद कलामी नहीं, बहुत बड़ी हस्ती से बातें कर रहा होता है। बेड़ा गर्क तेरा भाई, अल्लाह का नाम लो यार। तुम किधर इमरान खान को क्या बना रहे हो? इमरान खान को भाईजान मैं बड़ा दावा नहीं करता। इमरान खान अगर नमाज़ पढ़नी भी आती हो तो मैं उसका कहूँगा जी मुझे जुर्माना कर दें। कहाँ आपने उसको नमाजी और परहेज़गार और तहज्जुद गुज़ार और क्या क्या, और फिर आपने मतलब कोई आता है और थपकी दे के डटे रहने का कहता है। वो तो भाई अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है कि अमेरिका मेरी मदद करे। वो तो मौलाना फजल रहमान के पास भेज रहा है असद कैसर को, और मेहरबानी करो मौलाना साहब माफ़ी दे दो। तो ये कोई आता है डटे रहने को। वो कौन सी मतलब जहाद पे इमरान खान साहब जेल में गए हुए हैं? कौन सी दीन की सरबुलंदी के लिए वो जेल में गए हैं कि जेल में कोई आता है और कोई उनको थपकी देता है और डटे रहने को? किस चीज़ पे डटा रहे? क्या जो उन्होंने काम किए हैं, तोशा खाना बेचा है, घड़ियाँ बेची हैं, इद्दत में निकाह किया है, जो वो जिन जिन केसेस में उनको सज़ाएँ हुई हैं, फॉरेन फंडिंग ली है और साइफर में वो जो ऑफिशियल सीक्रेट के उस खिलाफ वर्जी की, उस पर कहते हैं कि डटा रहे। ये किस दुनिया में रहते हो यार? लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? ये क्या ये तसव्वुफ़ में इस तरह होता है कि आके जो इस तरह के जराइम जिस बंदे ने किए हों और उसको उनमें सजाएँ हों तो डटे रहो भी? गलत कामों में डटे रहने का हुक्म तो फिर शैतान ही दे सकता है। मतलब खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह का नेक बंदा तो कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। अच्छा, फिर आगे लिखते हैं कि कुरानी आयात बताता है। और भाईजान कुरान ना मुकम्मल हो चुका है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसके बाद कोई नई आयतें नहीं आनी। ये पुरानी आयतें ऑलरेडी कुरान में लिखी हुई हैं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। जिस बंदे को हिदायत हो, जिस बंदे के नसीब में हो, वो पढ़ ले। इमरान खान साहब को ऐसे अरबी में कुरान पढ़ना नहीं आता, चलो अंग्रेज़ी में रोमन उसमें तो पढ़ सकते हैं ना, तो वहाँ से पढ़ लें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी मैंने आज फिर कहा कि वो खुद कलामी करता है तहज्जुद के बाद। तो तहज्जुद खान साहब चले जी मान लेते हैं, साढ़ा केड़ा जोर चलता है थोड़े थे। फिर मैंने वो कहते हैं कि मुझे बताया कि खान तहज्जुद के बाद खुद कलामी करता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि खुद कलामी नहीं, बहुत बड़ी हस्ती से बातें कर रहा होता है। वो केड़ी हस्ती ने गल्लां कर रहा था? वो बुशरा बीबी के मतलब मौकलात से बातें कर रहा होता है। फरिश्तों की आमद का वही का सिलसिला तो ख़त्म हो गया ना। मतलब आखिरी नबी जो ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा कर गए तो वो वही वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अब तो पीछे रह गए जिन भूत ही रह गए ना सारे। तो जिन भूत उससे बातें करते हैं आके, ओ एडा तू खान। यार ये नाज़रीन इस तरह के लोग, आपको याद नहीं है कि वो समी इब्राहिम और कोई 3-4 रिपोर्टर इमरान खान का वो तो उतरा हुआ प्लस्तर से के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे और वो कह रहे थे ये उस तरह के सारे लोग हैं जी। इमरान खान साहब खुद भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अक्ल व बालिग हैं, लेकिन इस तरह के लोगों का भी पूरा पूरा हाथ है वो वहाँ पे पहुँचाने में जहाँ पे इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। भाईजान मज़हर बरलास साहब माजरत के साथ तो चंगी नहीं की थी, क्या मतलब ट्वीटें करते हो यार। चलो अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं जनाब। वो जो मैंने आपसे दो खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक्सक्लूसिव हैं। एक तो मैंने जो अर्ज़ किया आपसे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो है वो उन्होंने पहले ऐलान किया जी वो मरकज़ में हुकूमत बना रहे हैं और सूबे में भी बनाएंगे, पंजाब का भी उन्होंने ऐलान किया। फिर गुज़श्ता रात वो जो है वो उस ऐलान से सुना फिर गए। उसकी वजह भी आपको बताते हैं। वजह यह है कि जनाब उमर अयूब साहब को जब वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामज़द किया गया इमरान खान की तरफ से, तो वो गोली के वो चूँकि 9 मई के मफरूर मुलज़म थे, गोली की रफ्तार से वो पहुँचे हैं पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। वो तो आपको पता है इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोई मतलब जूथिया आ जाए, कोई पीटीआई का बंदा आ जाए तो मैं उसको झोलियाँ भर भर के ज़मानतें दूँ। तो उन्होंने उनको एक ब्लैंकेट ज़मानत दे दी, 1 महीने तक कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, ज़मानत है जी सारे मुकदमों में, मुकदमों के नहीं पता कौन से हैं। ठीक है, वो जनाब उन्होंने 1 महीने की ज़मानत ली। उससे पहले यही वो ज़मानतें अली अमीन गंडापुर को भी दे चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट में तो ऐसे बाल्टियाँ भर भर के ज़मानतें मिलती हैं पीटीआई को, और ब्लैंकेट ज़मानतों का अलग ही रिकॉर्ड है। उसके बाद जनाब उमर अयूब साहब ने ऐसे गाड़ी दबाई और सीधे आए इस्लामाबाद, और पहले उन्होंने फ़ोन शुरू कर दिया भी सारी पार्लिमानी पार्टी जो है ना वो पहुंच जाए और इजलास करेंगे पार्लिमानी पार्टी का, अपने एमएनए गिरेंगे, हुकूमत साजी पे मुशावरत करेंगे, दूसरी पार्टियों से बातचीत करेंगे। असद कैसर पहले ही मार्केट में जा रहा है, घूम फिर रहा है, पार्टियों से बातें शातें कर रहा है, तो बस आज जो सारे जनाब सारे पहुँच गए मैरियट होटल इस्लामाबाद में। वहाँ पे जब बंदे गिने तो वो 92-93 का इनके पास फिगर था। वैसे क्लेम तो ये 180-170 कर रहे हैं ना, चले 92-93 का फिगर है। तो पता ये चला कि कोई 35 से एमएनए गायब हैं। अब ये भी हो सकता है ना कोई बंदा रास्ते में रह गया, किसी की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, किसी को भूख लगी हो बर्गर खाने चला गया हो, कोई बोतल पीने के लिए रुक गया हो, कोई शक्कर कोला, कोई सोडा वाटर, कोई इस चक्कर में, तो कोई शायद पीने के लिए भी रुक सकता है। लेकिन उस वक्त ज़्यादा परेशानी हुई जब पता चला कि वो जितने अरकान कौमी असम्बली नहीं पहुँचे हैं उनसे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे रब्ता भी नहीं हो रहा, ना वो घर में हैं ना वो अपने किसी करीबी साथी के साथ हैं। बंदे गए किधर, उसके बाद दिन हो गए 14 तबक रोशन हुण की करिए। फिर उससे पहले पता चला था कि जी सुबह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन गंडापुर ने कोई इजलास बुलाया था, वहाँ पे भी 26 एमपी गायब हो गए, कोई नहीं पहुँचे। अब ये नहीं पता कि वो मुकर गए हुए हैं, भाग गए हुए हैं, उनको कोई ले गया हुआ है, या वो अली अमीन गंडापुर को पसंद नहीं करते इस वजह से गायब हो गए हैं। तो बहरहाल 26 अरकान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और 35 अरकान कौमी असम्बली जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है वो सीन से मंजर आम से गायब है। कहाँ हैं किसी को कोई पता नहीं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, फिर इन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता रोज़, बड़ी धुआंधार जी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया कि जनाब हम इस इलेक्शन में धांधली के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश करेंगे। और जनाब वो आगे सारे इंटरनेशनल मीडिया वाले भी, इंटरनेशनल मीडिया में गोरा या गोरी कोई नहीं था, अलबत्ता इंटरनेशनल मीडिया के जो पाकिस्तानी नुमाइंदे वो सारे मौजूद थे, मैंने कोई BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये वो AFP वगैरह। वहाँ पर उन्होंने जनाब कोई 100 से ज़्यादा उनके जो हारे हुए उम्मीदवार थे वो मौजूद थे, और उन्होंने वो दिखाई फॉर्म 45 दिखाई दी। देखें जी ये फॉर्म 45 है तो हम जीते में, तो हमें हरा दिया गया। हाथ में किसी को नहीं दिया, किसी फॉर्म 45 की कापियाँ करा देते ना सबको, सबके पास पहुंच जाती, सबको पता लग जाता, दूर दूर से दिखाया ये देखिए फॉर्म 45 में। अच्छा, और दूसरा सबूत जो उन्होंने पेश किया वो क्या था? दूसरा सबूत था जनाब वो टीवी चैनल के स्क्रीनशॉट, वो जो इनकी मर्जी के टीवी चैनल, आपको याद है न्यूज़ टू यू पहला चैनल था जिसने उसी रात ये कहा था कि ये मीडिया के ऊपर बेईमानी हो रही है, जब सख्ता तारी थे सबके ऊपर। तो वही स्क्रीनशॉट जनाब वो क्या रेहाना डार आगे और ख्वाजा आसिफ पीछे और यास्मीन राशिद आगे और नवाज पीछे वाले शॉट जो नहीं थे वो बतौर सबूत उन्होंने पेश किए। अच्छा, अब ये फॉर्म 45 की हकीकत क्या है? फॉर्म 45 का तो उन्होंने पूरा प्लान किया था इलेक्शन से पहले का, कि हमने अपने बनाने हैं, अपने छापने हैं और उसके बाद जाली मीडिया पे फैलाने हैं। और ये इतनी जालसाजी का प्रोपगंडा हुआ कि इनके अपने उम्मीदवार ये समझना शुरू हो गए कि यार आई सही हैं, और उन जाली फॉर्म 45 को लेकर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी अदालत जा पहुंची। अदालत ने चेक कराया था फॉर्म 45 जाली निकला है, असली वाले कोई और थे। तो वो जो जाली फॉर्म होते हैं उनका कि बीबी तेरा फॉर्म 45 है जाली, MNA की सीट तो तुम्हें क्या मिलनी है, इस पर पर्चा दें जी, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म हो गया। तो ये उसी तरह के सारे उम्मीदवार हैं, पल्ले शल्ले कुछ नहीं है, सारे फॉर्म 45 इन्होंने जाली उठाए हैं, और इनका ये रिकॉर्ड है, आज की बात नहीं है। ये पहले शोर में चाहते हैं, जब कोई फोरम उनको बुलाता है, अदालत बुलाती है कि जनाब ले आएँ, उस वक्त कहते हैं जी हमारे पास तो कागज़ ही नहीं है। अच्छा, फिर वो आपको याद होगा आज़म स्वाति बड़ा रोया, मेरी बीवी की वीडियो वायरल करती, मेरे जुल्म हो गया, वो FIA में दरखास्त ही कोई नहीं दी, और वीडियो आज तक वो सामने नहीं है, वायरल किधर होनी है, वो आई नहीं है ही कोई नहीं ऐसी वीडियो सिरे से, ड्रामेबाजी इनकी देखें। और इसी तरह के सारे काम होते हैं कि अब ये हो गया वो हो गया। और फिर जब वो इमरान खान हुकूमत में आए तो एमनेस्टी स्कीम जिनके बड़े ख़िलाफ़ थे वो करके अपनी बयान अलीमा खान के अरबों रुपए के कर्जे, जनाब वो अरबों रुपए की जो
मुबैना ब्लैक मनी थी उसको वाइट मनी में कन्वर्ट किया गया। और जब धरने से लेकर 2014 से लेकर आज तक जितने कमीशन मिले, जितनी इंक्वायरी हुई, आज तक एक टके का दस्तावेज सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक फोरम पर नहीं दे सकी। जो उन्होंने दिखाए हैं मीडिया को, जब भी दिखाएं वो जाली दिखाएं और अब भी जाली दिखाएं। तो ये जनाब इस वक्त सिचुएशन है। वहाँ पे माइक की भी बड़ी छीना झपटी हुई और एक अजीब तमाशा लगा हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं जनाब। वो जो हमने कहा था कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है जी कि इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है जो वज़राए आला और वज़ीर आज़म और काबीना के अलावा है, स्वाय बलूचिस्तान के वज़ीर आला के। एक तो वज़ारत आला बलूचिस्तान के लिए बड़ी दौड़ लगी हुई है। अब उसमें मतलब जो 3 लोग शामिल हो चुके हैं अभी तक। एक तो निगरान वज़ीर दाखिला थे सरफराज बुगटी, जो कि रिज़ाइन इस वजह से कर गए थे कि उन्हें इलेक्शन लड़ना था, वज़ीर आला बलूचिस्तान बनना चाहता, वो अपने लिए अलग लॉबिंग कर रहे हैं। फिर जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, उनकी भी मुद्दत पूरी होने वाली है, वो भाईजान भी उम्मीदवार हैं वज़ारत आला बलूचिस्तान के। और फिर जनाब बाकी जो पार्टियों के लोग हैं नून लीग में या JUI में या पीपल्स पार्टी में, वो तो हैं ही हैं। फिर जो इस वक्त हमारे चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब, वो इस चक्कर में है कि मुझे दो में से एक ओहदा मिल जाए। एक तो वो या तो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनना चाहते हैं, तो वो ना मिले तो वो कहते हैं सदर ममलिकत बने। और चेयरमैन सेनेट से ऊपर प्रोटोकॉल वाइज तो ऊपर सदर ममलिकत ही होता है, वो उस चक्कर में भी हैं। और इस सारे चक्कर में एक बंदे को तो हम भूल ही गए, और वो बंदे जनाब हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, बिल्कुल वेले आदमी। पूरे पाकिस्तान से कोई साफ़ी नहीं छोड़ा जिसको 4-6 दफ़ा उन्होंने खानों में ना बुलाया वज़ीर आज़म हाउस में, 10 दफ़ा इंटरव्यूज़ ने दिए उन लोगों को बैठ के, और लोगों के प्रोग्राम अपने वज़ीर आज़म हाउस में, आओ जी इतने बैठ के प्रोग्राम अपना शूट कर लो, मैंने विच बिठा लो। और फिर वो मोबाइल पे देख के मैसेजेस लोगों के, उनके जनाब मज़ाहिया जवाब दे रहे होते हैं फारग आदमी। या कभी वो गए बच्चों को लेके घूमने गए जी, वो फ्रांस में एफएल टावर के पास, वो पता नहीं रूफ टॉप पे होटल है जी, उतने 16,000 रोटी यूरो की रोटी खा जानी है, घूमना फिरना जनाब, ये सारा करना। IMF को भी कहते हैं जी मैं ही उधर, कोई नहीं हो रहा इलेक्शन होगा ना, काकर साहब इलेक्शन। तो काकर साहब जनाब इस वक्त भी इस चक्कर में है कि भाई सदर ममलिकत तो मुझे होना चाहिए। आपको पता है वो टाई लगा के अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलते हैं, और फिर अगर वहाँ पे भी नहीं कोई बात बनती तो चलें चेयरमैन सेनेट बना दें, हक बन रहा है। अच्छा ये मैंने इनको गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे क्यों गया? ये दोनों बंदे पुरस्कार ही हैं ना जी। सादिक संजरानी कैसे चेयरमैन सेनेट बने थे, कैसे आए थे, कैसे उनके खिलाफ 2 दफ़ा तरीके एतमाद नाकाम हुई है, तो पुरस्कार बंदे हैं ना। और उस सारे में से गाजी बन के निकले ये पुरस्कार बंदों की वजह से। और अनवार काकड़ किधर से आए? ये भी एक गाजी हैं जो पुरस्कार बंदों ने भिजवाए हैं। तो ये भाईजान ये अब एक गड़मस मचा हुआ है, और इस गड़मस के नतीजे में देखते हैं क्या होता है। अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होगी आज की, वो इंशाल्लाह हम आपको शाम को बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।